हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में और ये एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहेगी जो यूरेट पीजी का एग्ज़ाम होने वाला है 2024 के अंदर। ठीक है, यूरेट पीजी आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एग्ज़ाम एमएससी एंट्रेंस के लिए होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी टेलीग्राम चैनल के अंदर, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप एक एमसीक्यू सीरीज़ चलाइए। तो आज मैं ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस आपको कहाँ से लेके आ रहा हूँ, तो देखिए सीबीएच की जो बुक है, ठीक है, हमारी जो बीएससी के अंदर कॉलेज की जो बुक चलती है उनके पीछे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं 25 से 26 क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चंस की हम यहाँ पे करेंगे। एक वीडियो के अंदर आपको लगभग 50 से 55 क्वेश्चंस कराने की मैं कोशिश करूंगा और पर डे आपको मैं 2 वीडियो लेके आऊँगा, यानी लगभग हम पर डे 100 क्वेश्चंस के अराउंड कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैं क्वेश्चंस आपको कराने की कोशिश करूँगा, तो एक्सप्लेनेशन की उम्मीद आप थोड़ी छोड़ सकते हैं, क्योंकि कहाँ जहाँ पे भी समझाने की ज़रूरत होगी मैं वहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा कि ये जो बचे हुए 10 दिन में आप इनमें किस तरीके से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन जो है वो श्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को अपन ज़्यादा लेट ना करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन आएंगे आपको 25 के अराउंड या 27 जो क्वेश्चन है ये आपको बेसिक सेल के क्वेश्चन है। इसके बाद अपन बात करेंगे कोशिका मेमोरी, कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है उसके। ठीक है, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, देखिए कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन कौन से हैं। एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी इज एल्गी है, वायरस है, फंजाई है या फिर यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ये पूछ रहा है हमसे कोशिका सिद्धांत के अपवाद कौन से हैं। तो देखिए बिल्कुल जो एल्गी है उसके ऊपर कोशिका सिद्धांत अलाउ होता है, फंजाई जो है उसके ऊपर कोशिका सिद्धांत अप्लाई होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके ऊपर भी जो कोशिका सिद्धांत है वो अप्लाई होता है। लेकिन जो विषाणु ऐसे जीव हैं जिनके अंदर कोशिका सिद्धांत जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कोशिका सिद्धांत की यदि हम बात करें तो देखिए 1838 के अंदर और 1839 के अंदर, ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, एक थे स्लाइडिन और दूसरे थे स्वान, जिन्होंने कोशिका का जो कोशिका सिद्धांत था यानी सेल थ्योरी थी वो दी थी। इसके आधार पर इन्होंने क्या प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने बताया कि जितने भी जो सरलतम सजीव होते हैं वो एक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, और यदि कोशिकाओं से मिलकर नहीं बने होंगे तो वो कोशिका या फिर कोशिकाओं के उत्पादों के द्वारा बने हुए होते हैं। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बताया था कि जो प्रत्येक कोशिका हो वो स्वतंत्र रूप से तथा संपूर्ण जंतु या पौधे में संयुक्त रूप से कार्य करने में सक्षम होती है। ये 2 लाइन इन्होंने बताई थी। इसके अलावा हम कोशिका सिद्धांत की बात करें तो और कौन कौन से पॉइंट्स कोशिका सिद्धांत में बताए गए थे, तो जो कोशिकाएं होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से विभाजन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसे कुछ 3 पॉइंट्स थे जो कोशिका सिद्धांत के अंदर हमको दिए गए थे। तो इसमें जो अपवाद आते हैं वो कौन से जीव आते हैं, वायरस जो है इनके ऊपर कोशिका सिद्धांत जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरे क्वेश्चन पे अपन आते हैं, देखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा किस सन में की गई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने करी, ये तो हमें पता है, लेकिन कौन से सन में की गई थी। तो 1665 के अंदर कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा, जीवाणु की कोशिकाओं को संक्रमित करने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं, यानी कि ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्टेड कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं। वेरियंस कहलाते हैं, वायरोइड्स कहलाते हैं, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं या फिर प्रियॉन्स कहलाते हैं। इसके राइट ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन आते हैं, 4th नंबर का क्वेश्चन, वायरस बेस्ड डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज, यानी कि निम्न में से ऐसे कौन से जीव हैं जो विषाणु जनित रोग हैं। पहला है पोलियो, दूसरा है ट्यूबरक्लोसिस, तीसरा है टेटेनस और चौथा है मलेरिया। तो देखिए इसमें से यदि हम बात करें कि विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो पोलियो बिल्कुल ये वायरस से होने वाली डिजीज़ है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं तो ये वायरस से नहीं होता है, टिटनेस भी वायरस से नहीं होता और मलेरिया भी वायरस से नहीं होता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो देखिए सूक्ष्म जैविकी का जनक निम्न में से किस वैज्ञानिक को माना जाता है, यानी कि जो माइक्रोबायोलॉजी होती है उसका जो फादर है उसको किस साइंटिस्ट को कहा जाता है। अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु को, मेंडल को, ल्यूविनहोक को या फिर स्लीडन व स्वान नाम के साइंटिस्ट को। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो ल्यूविनहोक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप एवं प्राणी कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि एक ऐसा कॉमन जो सेल ऑर्गेनिज है, हमें एक ऐसा कॉमन सेल ऑर्गेनिज बताना है जो कि प्लांट्स के अंदर भी पाया जाता है और एनिमल सेल के अंदर भी पाया जाता है। क्या सेल वॉल ऐसी है, क्लोरोप्लास्ट ऐसा है, सेंट्रियोल ऐसा है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गन और या फिर ऑर्गेनेलिज है। तो राइट ऑप्शन की बात करें, देखिए सेल वॉल है जो प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ऑर्गेनेलिज है जो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेलिज है जो कि प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाता है एज वेल एज एनिमल सेल के अंदर भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये ऐसा कॉमन ऑर्गेनेलिज है। आगे बात करते हैं, देखिए कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, यानी कि कोशिका होती है उसका ब्रेन कहाँ पे होता है, या फिर हम बात करें कंट्रोल सेंटर कौन सा ऑर्गेनेलिज होता है या फिर कहाँ पे होता है। इसके राइट आंसर की हम बात करें तो देखिए न्यूक्लियस के अंदर होता है, सेंट्रियोल के अंदर होता है, क्रोमोसोम के अंदर होता है या फिर न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। तो हमें पता है केंद्रक है जिसको सेल का ब्रेन कहा जाता है या फिर सेल का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। जितनी भी कोशिका की एक्टिविटी होती है, जितनी भी कोशिका की मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती है सेल की, वो सब की सब कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस अपने अंदर से कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं, द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर। यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन से हैं, तो देखिए अमीबा है,
बैक्टीरियल सेल है, वायरसेस हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। पहले तो हमें यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब समझना होगा। यूकैरियोटिक में एक शब्द आ रहा है यू, और कैरियोटिक में शब्द आ रहा है कैरियन। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस और यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि ऐसी प्रकार की सेल्स जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो ट्रू प्रकार का होगा, या फिर हम कहें एक्चुअल जो कैरियन है या फिर केंद्रक है वो हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सी परिभाषा है जो ये डिफाइन करेगी कि कौन सा जो न्यूक्लियस है वो ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो देखिए, जिस न्यूक्लियस के आसपास उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी उसी को अपन ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे। तो निम्न में से ऐसे कौन से जीव हैं जो कि यूकैरियोटिक के उदाहरण हैं। तो हमें पता है, देखिए, जो अमीबा है वो एक यूकैरियोटिक सेल का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोट्स होते हैं, वायरसेस भी क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, और ब्लू ग्रीन एल भी क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित रहती है। प्रोकैरियोट का मतलब हमें पता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव प्रकार का, यानी कि ऐसा न्यूक्लियस जिसके अंदर जो उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ऐसी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर एब्सेंट रहती है। तो राइबोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, सेल ऑर्गेनीज होते हैं या फिर सेल वॉल होती है। तो देखिए, राइबोसोम्स ऐसे ऑर्गेनीज हैं जो कि दोनों कोशिकाओं के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन, राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है। तो प्रोटीन दोनों कोशिकाओं को जरूरत पड़ती है, तो राइबोसोम दोनों के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी दोनों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, और सेल वॉल होती है वो भी हमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन सेल ऑर्गेनीज ऐसे होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हमें देखने को नहीं मिलते। जब आप प्रोकैरियोटिक कोशिका की डेफिनेशन देखेंगे तो वहाँ पे आपको यही चीज़ समझ में आएगी कि इस प्रकार का इनके अंदर जो केंद्रक होता है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता, साथ ही साथ जो सेल ऑर्गेनीज पाए जाते हैं वो भी यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। तो यही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की डेफिनेशन भी होती है। आगे बात करते हैं। देखिए, वे जीव जिनमें सुसंगठित केंद्रक व कोशिकांग पाए जाते हैं कहलाते हैं। यानी कि सुसंगठित केंद्रक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाए जाए और साथ के साथ सेल ऑर्गेनीज भी उनके अंदर प्रेजेंट हो, तो वो क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, यूकैरियोट्स कहलाते हैं, प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं या फिर डिप्लॉइड्स कहलाते हैं। तो ये जो डेफिनेशन आपको दी गई है, ये डेफिनेशन यूकैरियोट्स कोशिकाओं की दी गई है। यानी कि ऐसे जीव जिनके अंदर सुसंगठित केंद्र, सुसंगठित का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब होता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब होता है उसके ऊपर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनीज भी उनके पास प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोशिकाएं वृद्धि एवं परिवर्तन करते हुए नई कोशिकाओं को जन्म देती है। ये कथन किसने कहा था, ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि कोशिकाएं वृद्धि और परिवर्तन करते हुए नई कोशिकाओं को जन्म देती है, ये कथन किसका है। क्या इस स्लाइडन ने कहा था, स्वान ने कहा था, ब्रिचोव ने कहा था या फिर ड्रूटो चैट ने कहा था। तो इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ब्रिचोव द्वारा ये साइंटिस्ट थे। ब्रिचोव ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इस कथन को कहा था, और इन्होंने जो सेल थ्योरी दी थी उसको इन्होंने मॉडिफाई किया था, और मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने ये फाइनल वर्डिक्ट किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी पर प्रथम उत्पन्न प्रारंभिक सजीव कौन से थे, यानी कि फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो कि पृथ्वी पर सबसे पहले डेवलप्ड हुए। क्या एरोबिक्स हैं, यानी कि विकल्पी वायवीय हैं, विकल्पी अवायवीय यानी कि एनारोबिक्स हैं, ऑब्लिगेट एरोबिक्स हैं या फिर ऑब्लिगेट एनारोबिक्स हैं। इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो अविकल्पी अवायवीय ऐसे हैं जो कि सबसे पहले पृथ्वी पर डेवलप होने वाले जीव हैं। यहाँ पे मतलब क्या होता है, देखिए, अवायवीय यानी कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, और विकल्प भी इनको नहीं मिले तो भी ये क्या कर जाते हैं, सस्टेन कर जाते हैं। यानी कि इनको विकल्प की भी आवश्यकता नहीं है और साथ में इनको वायु की भी आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें अपन क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक्स कहते हैं। और यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, एरोबिक्स का मतलब क्या होता है कि ये वायवीय होते हैं और इनके पास विकल्प भी होता है। दूसरा होता है विकल्पी अवायवीय, यानी कि इनके पास विकल्प होता है, इनके पास चॉइस होती है लेकिन ये अवायवीय होते हैं। दूसरे होते हैं अविकल्पी वायवीय, यानी कि इनके पास विकल्प नहीं होता लेकिन ये कैसे होते हैं, वायवीय होते हैं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जो अविकल्पी अवायवीय होते हैं इनको ना तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना ही इनको विकल्प की जरूरत होती है। इनकी जैसा भी इन्वायरमेंट होगा ये सारे के सारे उसमें सस्टेन करने के वो क्षमता रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन पे, प्राणिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, यानी कि एनिमल सेल के अंदर कौन सी चीज़ नहीं पाई जाती है। सेंट्रियोल बिल्कुल पाया जाता है, एटीएस प्रकार के राइबोसोम बिल्कुल पाए जाते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो सेंट्रियोल के अंदर नहीं पाए जाते, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। पादप कोशिका निर्जीव भाग होता है, यानी कि जो नॉन लिविंग पार्ट है प्लांट सेल का वो क्या होता है, सेल वॉल होती है, प्रोटोप्लाज्म होता है, संग्रहित भोजन कण होता है या फिर ए और सी दोनों होते हैं। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें पता है कि सेल वॉल क्या होती है, एक नॉन लिविंग पोर्शन होता है, और जो रिजर्व फूड पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, नॉन लिविंग पार्ट होता है किसका, प्लांट सेल का। लेकिन प्रोटोप्लाज्म होता है वो लिविंग पार्ट होता है प्लांट सेल का। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए, किस अंग की अनुपस्थिति के कारण पादप कोशिका में प्राणी कोशिका से भिन्न होती है, यानी कि ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है या कौन सा ऑर्गेनीज है जिसकी एब्सेंस की वजह से अपन प्लांट सेल को और एनिमल सेल को आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों के अंदर पाई जाती है, राइबोसोम्स हैं, दोनों के अंदर पाए जाते हैं, सेंट्रियोल्स हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का पावर हाउस है तो दोनों के अंदर पाए जाता है। लेकिन सेंट्रियोल्स ऐसे सेल ऑर्गेनीज हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं, केवल
एनिमल सेल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, प्लांट सेल के अंदर ये क्या एब्सेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके राइट ऑप्शन की हम बात करें तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, जीव द्रव्य शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन से थे। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय पुरकिंजे हैं, रॉबर्ट हिक है, ल्यूवेनहॉक है और रूडोल्फ वेबर्चो है। तो इसके सही ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद करने की ट्रिक कैसे है, देखिए पी से पुरकिंजे है, पी से प्रोटोप्लाज्म है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं आरपीएससी का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2011 के अंदर, ठीक है, वहाँ ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सीबीएच की बुक होती है, उसके पीछे जो क्वेश्चन वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से डायरेक्ट कंपटीशन के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एज इट इज क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। आगे बात करते हैं, कोशिका का जो सजीव पदार्थ है वो कौन सा है। लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल इज, कौन सा सेल का लिविंग सब्सटेंस है। तो कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है या फिर हाइलोप्लाज्म है। तो हम बात करें लिविंग सब्सटेंस के सेल की, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म ऐसा है जो कि लिविंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जीवित कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी द्वारा सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा देखी गई थी। मेलपिकी के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ल्यूवेनहॉक के द्वारा या फिर गैलीलियो के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी उस कोशिका, वो कौन सी कोशिका थी, वो डेड कोशिका थी यानी डेड सेल थी। ठीक है, कॉर्क नाम की कोशिका थी, कॉर्क की जो सेल होती है वो थी, लेकिन वो कैसी थी, डेड थी। लेकिन जो लिविंग सेल सबसे पहले देखने वाले साइंटिस्ट वो कौन से थे, ल्यूवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, दांतों के ऊपर जमी हुई मैल ली या फिर मिट्टी के अंदर से कुछ पार्टिकल लिए और पार्टिकल लेने के बाद इन्होंने उसकी सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखा और इन्होंने उसको क्या नाम दिया, एनिमल्क्यूल्स नाम दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए प्रोकैरियोट का लक्षण कौन सा है। कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट इज डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती है, डीएनए अथवा हिस्टोन पाई जाती है, डीएनए किंतु हिस्टोन नहीं पाई जाती या फिर दोनों अनुपस्थित होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर हमें पता है कि डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यूकैरियोट्स का कैरेक्टर होता है। आगे बात करते हैं, देखिए रॉबर्ट हुक द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें कॉर्क कोशिकाओं का वर्णन किया गया है वो नाम कौन सी है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, नहीं, जनरल जेनेरा प्लांटेरम है, माइक्रोग्राफिया है या फिर लिविंग बर्ड है। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो माइक्रोग्राफिया ऐसी पुस्तक है जिसको रॉबर्ट हुक ने लिखा था और जिसमें कॉर्क कोशिका का उन्होंने वर्णन किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रक की खोज ईल मछली की त्वचा में 78 में की गई थी, कौन से साइंटिस्ट द्वारा की गई थी, ये पूछ रहा है हमसे। केंद्र का न्यूक्लियस जो केंद्रक के अंदर पाई जाती है, स्किन ऑफ ईल के अंदर 70-81 में किसके द्वारा की गई थी। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो फोंटाना नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसको खोजा था। आगे बात करते हैं, मानव देह की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, यानी कि द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी है। ल्यूकोसाइट है, इरिथ्रोसाइट्स है, लिवर सेल्स हैं या फिर न्यूरॉन है। ये हमसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट कोशिकाएं कौन सी है। ठीक है, तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो जो न्यूरॉन्स होती है वो कौन सी है, लार्जेस्ट कोशिका है। ठीक है, आगे बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट कौन सी चीज़ होती है। राइबोसोम्स है, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, डीएनए है, बिल्कुल प्रेजेंट होता है, कोशिका द्रव्य भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में उपस्थित नहीं होती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस बार ऑप्शन चेंज है। केंद्र का, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एटीपी, सेल वॉल। राइट ऑप्शन की बात करें तो केंद्रिका जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। क्यों, क्योंकि केंद्रिका पाई जाती है न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस इनके अंदर ऑर्गेनाइज्ड रूप में नहीं होता या फिर हम बात करें वेल डेवलप्ड नहीं होता है। तो जब केंद्रक जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं है तो इसके अंदर केंद्रिका क्या होगी, एब्सेंट होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए न्यूक्लियोइड पाया जाता है, न्यूक्लियोइड किसके अंदर पाया जाता है, तो एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, प्रोटिस्टेंट्स के अंदर पाया जाता है या फिर प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। तो हम बात करें जो न्यूक्लियोइड्स है वो किसके अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियोइड होता क्या है, तो आपको पता है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता है, तो उसकी अनुपस्थिति में एक न्यूक्लियस जैसा ही एक ऑर्गन पाया जाता है या फिर ऑर्गेनिज पाया जाता है जिस पर क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए सामान्य रहता है। डीएनए इन प्रोकैरियोटिक सेल यूजुअली फाउंड इन लीनियर होता है, ब्रोकन होता है, सर्कुलर होता है या फिर सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की हम यहाँ पे बात करें तो सर्कुलर डीएनए उनके अंदर पाया जाता है जिससे अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं, देखिए कायिक कोशिकाओं में केंद्र कोशिका द्रव्य का अनुपात होता है, यानी कि जो सोमेटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का रेशियो क्या रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर बनेगा तो यहाँ से 100% क्वेश्चन बन सकता है। इसको आप स्टार लगा लें, इंपॉर्टेंट लगा लें। 0.7 जो है रेशियो वहाँ पे देखा जाता है। अब जो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने वो आएंगे किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, प्लाज्मा कला में पाए जाने वाला परिधीय प्रोटीन कौन सा होता है, यानी कि एक्सेंट्रिक प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सी पाई जाती है। रोडोप्सिन पाई जाती है, स्पेक्ट्रिन पाई जाती है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पाई जाता है या फिर ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन पाई जाती है। तो बी ऑप्शन इसका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेंट्रिक प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती है वो कौन सी होती है, स्पेक्ट्रिन नाम की प्रोटीन होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए कोशिका के वाह्यतम आवरण को प्लाज्मा कला नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन से थे, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम कौन से साइंटिस्ट ने दिया था। आउटर मेम्ब्रेन एनवलप को सेल के जो आउटर एनवलप होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम देने वाले साइंटिस्ट कौन से थे। नेगली थे, सिंगर थे,
ओवरटोन थे या फिर जे क्यूब प्रॉफ थे। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पिछला जो पेपर आप देखोगे 2023 के अंदर जो पेपर हुआ था वहाँ से बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे और ऐसे नाम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, रॉबर्टसन नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अवधारणा प्रस्तुत की थी, उसको क्या कहते हैं, तो कॉन्सेप्ट प्रेजेंट बाय रॉबर्टसन। तो रॉबर्टसन ने जो मॉडल दिया था वो इलेक्ट्रिसिटी मॉडल नहीं दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नहीं दिया था, मिसेलर मॉडल नहीं दिया था। उन्होंने जो मॉडल दिया था वो कौन सा था, एकल कला मॉडल, यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। इस जो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इन्होंने बताया था कि जो सेल की ये बात कर रहे हैं उस सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है सेम ऐसी की ऐसी मेम्ब्रेन जो सेल के अंदर ऑर्गेनिज होते हैं उनके अंदर भी पाई जाती है। यानी कि जो स्ट्रक्चर थी उन्होंने बताया कि जैसी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है एज वेल एज जो ऑर्गेनिज हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होती है। इसलिए इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। आगे बात करते हैं, सिंगर व निकोलसन द्वारा प्रस्तुत मॉडल में कौन से अणु अर्धतल रूप में पाए जाते हैं। यानी कि जो मॉडल सिंगर और निकोलसन ने प्रेजेंट किया था उसके अंदर ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि क्वासी फ्लूइड रूप में देखने को मिलते हैं। तो लिपिड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं या फिर एंजाइम्स होते हैं। तो लिपिड ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि वहाँ पे अर्धतरल यानी कि सेमी सॉलिड रूप में देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करें, सूक्ष्मांकुर किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी कि कौन सी कोशिकाएं ऐसी हैं जिनके अंदर माइक्रोविली देखने को मिलते हैं। क्या प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर, या फिर प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एनिमल सेल के अंदर जो माइक्रोविलाई हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं, और माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, किसी भी सेल का जो सेल का सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज करने का काम कौन करते हैं, माइक्रोविलाई करते हैं। आगे बात करते हैं, प्लाज्मा कला में पाए जाने वाले आंतरिक प्रोटीन है कि इंसेंट्रिक प्रोटीन कौन से होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। हेक्सोज होता है, आरएनएज होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है या फिर सिएसिलिक एसिड होता है। इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो डी ऑप्शन यानी कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ऐसा एंजाइम है या फिर हम बात करें ऐसा इंसेंट्रिक प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, कोशिका कला की विशिष्टीकरण की रचनाएं हैं। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आर सूक्ष्मांकुर, अंतरागोलीयकरण यानी या इंट्रीडिगेशंस और डेस्मोसोम्स या फिर उपरोक्त सभी। इसके राइट ऑप्शन की बात करें यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इकाई झिल्ली सिद्धांत यानी कि जो यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार लिपिड स्तर की मोटाई कितनी होती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बनने के अच्छे चांसेस होते हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया है कि यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट के अंदर गए और वहाँ पे इन्होंने हमसे ये पूछ लिया कि आप ये बताइए कि लिपिड की जो लेयर है उसकी थिकनेस कितनी होती है। तो इसके यदि हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड अणु व्यवस्थित होते हैं, किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज, शीर्ष समानांतर यानी कि हेड पैरेलल होते हैं, टेल अपोजिट होती हैं, रैंडमली होते हैं या फिर साइड बाय साइड होते हैं। तो देखिए प्लाज्मा जो झिल्ली होती है उसमें लिपिड अणु कभी भी साइड बाय साइड व्यवस्थित नहीं होते, रैंडमली भी नहीं होते, शीर्ष समांतर भी नहीं होते, लेकिन पूंछ एक दूसरे की क्या रहती है, अपोजिट रहती है। यानी कि यदि इसकी टेल यहाँ पे है तो दूसरे वाले की टेल कैसी होगी, इस तरीके से होगी, यानी कि टेल अपोजिट हमेशा देखने को मिलती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, देखिए प्लाज्मा झिल्ली हेतु सत्य कथन की बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन समान मात्रा में पाए जाते हैं, लिपिड की मात्रा अल्पतम होती है, प्रोटीन की मात्रा अल्पतम होती है या फिर शर्कराओं की मात्रा अल्पतम होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। कोशिका में आने वाले पदार्थों का नियमन, खाद्य पदार्थों का संग्रह, कोशिका की आकृति आमाप का बनाना, कोशिका की क्रियाविधि पर नियंत्रण करना। तो प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है, तो कंट्रोल करना, बिल्कुल इसका यही काम होता है, मेन फंक्शन इसका यही है। खाद्य पदार्थों का संग्रह नहीं होता, कोशिका की आकृति आमाप बनाने का जो काम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही होता है, लेकिन सेकेंडरी फंक्शन है, मेन फंक्शन नहीं है। ठीक है, और कोशिका की क्रियाविधि पर नियंत्रण करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का होता है, केंद्र का होता है। आगे देखिए, दो कोशिकाओं के मध्य पाए जाने वाला संयोजन जिसमें अंत कोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता कहलाता है द जंक्शन फाउंड बिटवीन टू सेल्स इन विच इंटरसेलुलर गैप इज नॉट प्रेजेंट। यानी कि दो जंक्शन होंगे सेल्स के मध्य लेकिन उनके मध्य इंटरसेलुलर गैप कभी भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसको अपन क्या कहेंगे, टाइट जंक्शन कहेंगे, डेस्मोसोम्स कहेंगे, जोनुलर एडहेरेंस कहेंगे या फिर ऑल ऑफ द अबव कहेंगे। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें उसको दृढ़ संधि कहते हैं या फिर इंग्लिश के अंदर टाइट जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, चलिए कोशिका झिल्ली को प्रतिजन विशिष्टता, रक्त समूहन, प्रतिरक्षा संवेदनशीलता आदि प्रदान करने वाले घटक कौन से, इसको एक बार इंग्लिश के अंदर देखते हैं। तो एंटीजन स्पेसिफिसिटी, ब्लड ग्रुपिंग एंड इम्यून रिस्पॉन्स आर प्रोवाइड टू सेल मेम्ब्रेन बाय कंपोनेंट, यानी कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है सेल मेम्ब्रेन के लिए। तो ओलिगोसैकेराइड होते हैं, उसके कंपोनेंट्स की ये बात कर रहा है। ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं या फिर बी और सी दोनों होते हैं। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ओलिगोसैकेराइड यानी कि एक प्रकार का ओलिगोसैकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये हमें ये प्रोवाइड कराता है। कोई भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है तो यदि उसकी एंटीजन की स्पेसिफिसिटी की बात कर लें, ब्लड ग्रुपिंग की बात कर लें, इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर लें, तो ये सारी की सारी जो क्षमताएं हैं, एबिलिटी है, कौन प्रोवाइड कराता है, ओलिगोसैकेराइड होते हैं जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे बात करते हैं, कोशिका कला में रंध्र नाल बनाने वाले प्रोटीन कौन से होते हैं, यानी कि जो पोर चैनल्स होते हैं वो बनते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उनको बनाने वाले प्रोटीन्स कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल होते हैं,
फर्मेंटेड प्रकार के होते हैं, ग्राही होते हैं या फिर वाहक होते हैं। ठीक है, इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं वो पोर चैनल बनाने में हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। वह रचना जो दो कोशिकाओं के बाह्य स्तर के अधिक समीप आ जाने से बनती है। ठीक है, वह रचना जो दो कोशिका के बाह्य स्तर के अत्यधिक समीप आ जाने से बनती है कहलाती है। यानी कि वह स्ट्रक्चर फॉर्म होती है ड्यू टू क्लोजली सेट आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज गैप जंक्शन कहलाती है, टाइट जंक्शन कहलाती है, प्लाज्मोडेस्माटा कहलाती है या फिर इन्वेजिनेशंस कहलाती है, इन्वेजिनेशंस कहलाती है। इसके राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात करें तो उसको क्या कहा जाता है, टाइट जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हेमीडेस्मोसोम्स जिन कोशिकाओं में पाए जाते हैं वे हैं, यानी कि ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर हेमीडेस्मोसोम्स पाए जाते हैं। यूट्राइन और वेजाइनल की सेल्स, आरबीसी, कोफर की सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल एपिथेलियल सेल्स। राइट ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति निर्मित होती है। सेल वॉल जो है प्लांट सेल के अंदर किससे बनी हुई होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, हेमीसेल्यूलोज से बनी हुई होगी, लिग्निन और क्यूटिन से मिलकर बनी हुई होगी या फिर सभी से मिलकर बनी हुई होगी। तो जब आप प्लांट सेल पढ़ते हैं वहाँ पर उसकी सेल वॉल देखी जाती है तो उसके अंदर ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका कला की दोनों सतह पर परिधीय प्रोटीन पाई जाते हैं। ऑन बोथ द सर्फेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन पेरिफेरल प्रोटीन आर प्रेजेंट। क्या बराबर मात्रा में होती हैं, भीतर कम होती हैं, बाहर कम होती हैं या फिर भीतर ज़्यादा होती हैं। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो अंदर की तरफ जो प्रोटीन होती है, इंसेंट्रिक प्रोटीन जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो अंदर की तरफ कुछ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और बाहर की तरफ कम मात्रा में पाई जाएंगी। जब आप सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखोगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स की सामान्य मोटाई कोशिका झिल्ली पर होती है। नॉर्मल थिकनेस ग्लाइकोकैलिक्स की फाउंड होती है सेल मेम्ब्रेन पर 100 नैनोमीटर, 10 to 20 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, 5 to 10 नैनोमीटर। ठीक है, इसके यहाँ पे हम यदि राइट ऑप्शन की बात करें तो 10 to 20 नैनोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली पर जो रंध्र पाए जाते हैं, यानी कि जो पोर्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, उसका डायमीटर कितना होता है, उनका व्यास कितना होता है। 0.35 नैनोमीटर, 35 नैनोमीटर, 10 to 20 नैनोमीटर या फिर 5 to 10 नैनोमीटर। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, यदि अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ से ये बन सकता है। आगे बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन चैनल बने होते हैं। द प्रोटीन चैनल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑफ। ट्रांस प्रोटीन होती है, वाहक प्रोटीन्स होते हैं, संरचना प्रोटीन होती हैं या फिर ए और बी दोनों होते हैं। इसके सही ऑप्शन की बात करें तो ए और बी, यानी कि ट्रांस जो प्रोटीन्स होती हैं वो और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं वो दोनों की दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रोटीन चैनल होती हैं उनका निर्माण करती हैं। आगे बात करते हैं। आंतरिक प्रोटीन है, यानी कि जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है वो क्या होते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, रोडोप्सिन की बनी होती है, एक्टिन की बनी होती है या फिर ए और बी दोनों की बनी हुई होती हैं। तो डी ऑप्शन इसका भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और रोडोप्सिन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली का सामान्य परास कितना होता है, यानी कि नॉर्मल लिमिट कितनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। 20 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम, 75 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम, 85 से लेकर 215 एंगस्ट्रॉम या फिर 100 to 200 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी यदि राइट ऑप्शन की बात करें तो 20 से 100 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो सामान्य क्या होती है, लिमिट होती है किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, आगे बात करते हैं। टोनोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, टोनोफाइब्रिल्स किस में देखने को मिलते हैं, टाइट जंक्शन के अंदर, डेस्मोसोम्स के अंदर, गैप जंक्शन के अंदर या फिर सभी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कोशिका कलाओं में बटन या तस्तरी समान इलेक्ट्रॉन सघन क्षेत्र बनता है। बटन और डिस्क लाइक इलेक्ट्रॉन डेंस एरिया फॉर्मिंग सेल मेम्ब्रेन। टाइट जंक्शन के अंदर बनता है, डेस्मोसोम्स के अंदर बनता है, गैप जंक्शन के अंदर बनता है या फिर सभी के अंदर बनता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो डेस्मोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोशिका कलाओं में के मध्य डेस्मोसोम्स में अंतराल होता है, यानी कि उनके मध्य कितनी गैप हमें देखने को मिलता है या फिर स्पेस कितना देखने को मिलता है, इंटरसेलुलर स्पेस कितना देखने के लिए मिल जाता है डेस्मोसोम्स के अंदर। तो 30 से 50 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 10 to 30 नैनोमीटर या फिर बी और सी दोनों। राइट ऑप्शन की बात करें तो 30 से 50 नैनोमीटर का जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो हमें देखने को मिल जाएगा डेस्मोसोम्स के मध्य। आगे बात करते हैं। गैप जंक्शन में पारगम्यता का नियंत्रण कौन करता है, यानी कि जो परमिएबिलिटी होती है गैप जंक्शन के अंदर वो कंट्रोल करने वाला कौन होता है। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। परमिएबिलिटी जो होती है गैप जंक्शन के अंदर को कंट्रोल करने वाला जो कंपोनेंट है या फिर हम कहीं एक आयन से वो कौन से होते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो कैल्शियम आयन ऐसे आयन हैं जो कि वहाँ पे परमिएबिलिटी का क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक कौन से थे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप बता सकते हैं। तो जो स्लीडन और स्वान नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था।
कुछ इसी तरीके से अपन 50 से 54 या 55 क्वेश्चन जितने भी आते जाएंगे उनको अपन कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और लगभग यदि हम इसी तरह से चलते रहे तो आपके 500 से 600 क्वेश्चन आराम से मैं कराने की कोशिश करूँगा। 10 से 12 दिन अभी आपके बचे हुए हैं एग्जाम के अंदर। आप इन वीडियोज़ को ध्यान से देखें, शेयर जरूर कर दें। आप देखते भी हैं तो आपको 2-4 क्वेश्चन यदि याद रहते हैं और पेपर में आपका हो जाता है एक भी क्वेश्चन ठीक, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये चीज़ रहेगी। आपके लिए भी हेल्प रहेगी, मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।